विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत पर्यवेक्षण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। पर्यवेक्षण से अभिप्राय देखरेख से है। पर्यवेक्षण दूसरों के कार्यों को सत्ता के साथ निर्देशन करना ही पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण से अभिप्राय निर्देशन तो है ही, परंतु निर्देशन मात्र उपदेश की भांति नहीं, बल्कि अधिकार के साथ, शक्ति के साथ और सत्ता के साथ। निर्देशन में जब ऊपर से बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग हो तब वह पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपर प्लस विजन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सुपर मतलब उच्च, विजन मतलब दृष्टि, जिसका अर्थ होता है देखने की उच्च शक्ति। शब्दकोशी दृष्टि से सुपरविजन का अर्थ किसी वस्तु या व्यक्ति पर निगरानी रखना या यह जांचना कि कार्य विधिवत ढंग से हो रहा है या नहीं। लोक प्रशासन में इसका अर्थ है सत्ता सहित किसी कार्य या व्यक्ति की देखरेख से है। रैंकिंग के शब्दों में परिभाषा देख लें। दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन ही पर्यवेक्षण है। ये कौन लिखते हैं? रैंकिंग लिखते हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा टेरी और फ्रैंकलिन के अनुसार पर्यवेक्षण का अर्थ बताए गए कार्य को पूरा करने के लिए कार्मिकों तथा अन्य साधनों के प्रयासों को दिशा और निर्देश से है। इस प्रकार पर्यवेक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, ये व्यापक विधि है, तकनीक है, ये समन्वय का साधन भी है, जो कम से कम उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों को निर्देशित करना, देखरेख करना सत्ता के साथ। इस प्रकार पर्यवेक्षण की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती है। एक प्रारंभ से लेकर अंत तक ये निरंतर चलती रहती है। दूसरी है दोहरी प्रक्रिया। पर्यवेक्षण की दोहरी प्रक्रिया भी है। एक और इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो दूसरी ओर यह कार्यों का निरीक्षण भी करती है। इस प्रकार से ये दोहरी प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है उद्देश्यात्मक। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, अनुशासन एवं समन्वय की स्थापना तथा कार्मिकों की सहायता इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार ये उद्देश्यात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है व्यापक अवधारणा। यह एक व्यापक अवधारणा से युक्त प्रक्रिया है जो किसी संगठन के उद्देश्य, उसकी कार्य प्रकृति, उस उत्पादन से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए किसी कारखाने में अगर कार्य करने वाले श्रमिकों तथा किसी कार्यालय में कार्यरत लेखकों का पर्यवेक्षण सर्वदा पृथक प्रकृति का होता है। इस प्रकार ये कुशल व्यावसायिक और विशेषज्ञ का पर्यवेक्षण एवं अकुशल कार्मिकों से अलग होगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया एक तरह से देखी जाए तो ये व्यापक अवधारणा के रूप में है। अगली विशेषता है समन्वय, अभिप्रेरणा, नेतृत्व आदि से संबंधित है। ये पर्यवेक्षण एक समन्वय से, अभिप्रेरणा से, नेतृत्व से, कार्मिक संतुष्टि से, कार्य निष्पादन से इसका पर्यवेक्षण का सीधा सरोकार होता है, संबंध होता है। और अंतिम विशेषता है प्रशासनिक प्रक्रिया और शैक्षिक गतिविधि दोनों के रूप में पर्यवेक्षण हमारे सामने है। ये प्रक्रिया भी है और शैक्षिक गतिविधि भी। पर्यवेक्षण दो दृष्टिकोण है पर्यवेक्षण के संदर्भ में, एक नकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण परंपरागत निरीक्षण का पर्याय है, जिसमें कमियों को ढूंढना है, अधीनस्थों को भय का वातावरण बनाना है। इस प्रकार के पर्यवेक्षण केवल सदस्यों की गतिविधियों की जांच और पड़ताल तक ही सीमित होते हैं। दूसरा है सकारात्मक पर्यवेक्षण। ये सकारात्मक दृष्टि से किए जाने पर्यवेक्षण में ये आवश्यक है सर्वोत्तम दशाएं उपलब्ध कराई जाए, सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, अधीनस्थों के मार्गदर्शन, उनको प्रोत्साहन देने वाली तकनीकें, विधियां, संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण करने की विधि है। पर्यवेक्षण के प्रकार, मिलेट ने पर्यवेक्षण के दो प्रकार बताए, मूलभूत अथवा वास्तविक पर्यवेक्षण और दूसरा है तकनीकी पर्यवेक्षण। मूलभूत पर्यवेक्षण अथवा वास्तविक पर्यवेक्षण वह होता है जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्य से सीधा संबंध होता है। जैसे सचिवालय में किसी अनुभाग के कार्य की जांच करना, ये सीधा संबंध है, तो वास्तविक पर्यवेक्षण होगा। तकनीकी पर्यवेक्षण वो होता है
वो होता है जो किसी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों या तकनीकों से संबंधित होता है, जैसे सचिवालय में टाइपिस्टों के कार्य का पर्यवेक्षण करना, क्योंकि ये उनके कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष प्रभावित करते हैं। इस प्रकार पर्यवेक्षण मूलभूत और वास्तविक अथवा दूसरा तकनीकी पर्यवेक्षण के रूप में सामने आता है। पर्यवेक्षण की विधियां अथवा तकनीक है। किसी संगठन में पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए? ये संगठन के उद्देश्य, आकार, उसकी प्रकृति, कार्मिकों की क्षमता, उच्च अधिकारी का नेतृत्व और सामाजिक परिस्थितियों अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मिलेट द्वारा 6 ऐसी विधियां बताई गई हैं जो पर्यवेक्षकों के काम में ली जाती हैं। जैसा पहले बिंदु है पूर्व स्वीकृति। पूर्व स्वीकृति पर्यवेक्षण का एक अहम तकनीक विधि है जो किसी मानक, कार्य, उद्देश्य और स्थिति को पूर्व में स्वीकृत करा के उसके पर्यवेक्षण की स्थिति को कार्य करते हैं। जिस प्रकार नियोजन समन्वय के लिए प्रथम और कारगर विधि है, उसी प्रकार पर्यवेक्षण के लिए योजनाओं कार्यों का पूर्व अनुमोदन, अप्रूवल, पूर्वानुमति एक प्रभावी साधन है, माध्यम है। इस तकनीक से कार्य योजना शुरू करने या उसको कोई नीति बनाने से पहले ही अधीनस्थ और या अभिकरण को उच्च अधिकारी से स्वीकृति लेनी होती है। इससे ये तय हो जाता है कि कार्य किस समयावधि में, किस तरीके से, किस संदर्भ में सारी स्थितियों की पूर्व स्वीकृति होती है, तो अधीनस्थ कार्मिक उस कार्य को सही ढंग से संगठनात्मक उद्देश्यों की दृष्टि से समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। और उच्च अधिकारी भी या नियंत्रणकर्ता भी समय समय पर यह पता करता है कि विधिवत कार्य में क्या बाधा है, विवादों का निस्तारण कैसे हो, समस्याओं को समाधान कैसे हो, लक्ष्यात्मक दृष्टि से संगठन अपने कार्यों को कैसे करे। दूसरी विधि है सेवा और कार्यों का मानकीकरण। पर्यवेक्षण की दूसरी तकनीक यह शीर्ष प्रबंधन द्वारा अभिकरण में संचालित होने वाली सेवाओं या कार्यों को लक्ष्य स्तर निर्धारित करना, मानकीकरण कर देना है। इससे ये जांचना आसान हो जाता है कि कोई कार्मिक अथवा इकाई निर्धारित मानक के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं। यानी कि पूर्व में निर्धारित मानकीकरण से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति एक सरल सुलभ हो जाती है। अधीनस्थ अधिकारी कार्मिकों को और कर्मचारियों को ये पता होता है कि उनके द्वारा निष्पादित कार्य किस स्तर पर मानकीकरण किया गया है और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक की जानी चाहिए। और उच्च अधिकारी को भी सरलता, सहजता रहती है पर्यवेक्षण करने में। इससे कार्यकुशलता और निष्पादन का मूल्यांकन ही नहीं होता है, बल्कि अधीनस्थों में कार्यकुशलता और निष्पादन और वृद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भावना मानकीकरण सेवा व कार्यों का मानकीकरण करने से विकसित होती है। तीसरी विधि है कार्य बजट। पर्यवेक्षण की यह भी एक प्रभावशाली तकनीक है। इस विधि से उच्च प्रबंधकों का निम्न स्तरीय इकाइयों का पर सरलता से नियंत्रण होता है। बजट अपने आप में नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यक धनराशि निश्चित मात्रा में दी जाती है, आवंटित की जाती है और व्यय पर नियंत्रण रहता है ताकि कार्य निष्पादन के लिए सही ढंग से कार्यों को निष्पादित कर सके, उपयोग कर सके, बजट का सही ढंग से उपयोग कर सके। ये ऐसी विधि मानी जाती है जो केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना स्थानीय स्तर की पहल को प्रोत्साहित करती है। अगली जो तकनीक और विधि है वो कार्मिकों की स्वीकृति। सरकारी कार्मिकों में कोई भी संस्था अपने समस्त प्रकार के कार्मिकों की भर्ती है, नियुक्ति है या उससे अन्य सेवी वर्गीय जो एक संदर्भ है या बिंदु है उनको पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र होती है। कार्मिकों की चयन नियुक्ति की स्वीकृति प्राय उच्च स्तरीय संस्था में निहित होती है और ये उच्च स्तरीय स्वीकृति और संस्था लेने के बाद अनावश्यक खर्चे, पक्षपात इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। कार्य संचालन से जुटे संगठनों को केवल अधीनस्थ और निम्न स्तरीय कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति दी जाती है। अधिकांश उच्च स्तरीय प्रशासनिक श्रेणी के उच्च पदों पर केंद्रीय कार्मिक अभिकरणों जैसे संघ लोक सेवा आयोग आदि हैं, उनके द्वारा इन कार्मिकों की स्वीकृति और भर्ती की जाती है। अगला बिंदु है प्रतिवेदन। उच्च स्तरीय संस्था या प्रबंधकों को कार्य की प्रकृति या संगठनात्मक गतिविधियों से अवगत कराने की ये लोकप्रिय तकनीक है रिपोर्ट भेजना, प्रतिवेदन देना। इसमें दैनिक के साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक या विशिष्ट अथवा तदर्थ आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रबंधकों या पर्यवेक्षकों को प्राप्त होते हैं, जिससे वास्तविक प्रगति से वो अवगत होते हैं। अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन होता है
उनके मानकों का जो निर्धारण किया गया उनकी आवश्यक जानकारी होती है, और प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषण करके वो पर्यवेक्षक चेतावनी अथवा प्रशंसा देने का या कार्यक्रम में संशोधन करने का कार्य भी करते रहते हैं। अगली तकनीक है निरीक्षण। निरीक्षण या जांच या पड़ताल परीक्षण की एक प्राचीनतम तकनीक है। जब से संगठन बने हैं तब से ये निरीक्षण नियंत्रण की एक प्रमुख विधि रही है। निरीक्षण का उद्देश्य ये देखना होता है कि अधीनस्थ इकाइयां निर्धारित मानकों, नियमों, कार्यविधियों के अनुरूप संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कर रही हैं अथवा नहीं। अधीनस्थ इकाइयों का कार्य निष्पादन मुख्यालय उच्च स्तर की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं, ये निरीक्षण के माध्यम से जांचा परखा जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि निरीक्षण पर्यवेक्षण के लिए यह उपरोक्त विधियां महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होती है। पर्यवेक्षक जो प्राय दो प्रकार के होते हैं, सूत्र पर्यवेक्षक और एक स्टाफ जिसको हम कार्यात्मक पर्यवेक्षक भी कहते हैं। सूत्र पर्यवेक्षक वे होते हैं जो पदसोपान व्यवस्था से सीधे जुड़े होते हैं तथा उनका सत्ता के कमान से सीधा संबंध होता है। उदाहरण के लिए पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, ये सब सूत्र पर्यवेक्षक के रूप में लाइन सुपरवाइजर के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे हैं स्टाफ अथवा कार्यात्मक पर्यवेक्षक। जब किसी कार्मिक के कार्य का पर्यवेक्षण उसके मूल विभाग या इकाई के अतिरिक्त अन्य संबद्ध संगठन या विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है तो उसको हम कार्यात्मक पर्यवेक्षक कहते हैं। उदाहरण के लिए जिला कलेक्टर शांति व्यवस्था के लिए जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यात्मक पर्यवेक्षक है, या फिर महालेखाकार सभी कार्मिकों का कार्मिक पर्यवेक्षक है। क्योंकि ये जिला कलेक्टर और महालेखाकार जिसको सीएजी कह रहे हैं हम, ये कार्यात्मक पर्यवेक्षक इसलिए कि वो सीधे उस विभाग से प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है। पर्यवेक्षक के कार्य सामान्यतः किसी भी संगठन में पर्यवेक्षक को निम्न प्रमुख 3 कार्य करने होते हैं। पहला है वास्तविक या तकनीकी पक्ष का कार्य। ये वह कार्य होते हैं, ये पर्यवेक्षक के मूल्य कार्य होते हैं जो संगठन के लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रमों अथवा अधीनस्थों द्वारा की जा रही गतिविधियों और कार्यों के पर्यवेक्षण से संबंधित होते हैं। पर्यवेक्षक उसी अवस्था में अधीनस्थ को मार्गदर्शन या उसको परामर्श दे सकता है जब वह स्वयं उस कार्य को संपादित करने की कला जानता हो। कार्य का मापन, निर्धारण, आवंटन, समस्या समाधान इसी वर्ग के पर्यवेक्षण के कार्य हैं, पर्यवेक्षक के कार्य हैं। दूसरा कार्य महत्वपूर्ण कार्य होता है पर्यवेक्षक का, वो है संस्थागत पक्ष के कार्य। इस श्रेणी में वे कार्य सम्मिलित होते हैं जो संगठन के नियमों, क्रियाविधियों के अनुरूप क्रम के होते हैं। अतः पर्यवेक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि संस्था के वास्तविक उद्देश्य क्या है, अधीनस्थों को क्या समझाना है। वस्तुतः अधीनस्थों के आचरण एवं अभिज्ञा के लिए पर्यवेक्षक ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि संस्था की छवि कार्मिकों के आचरण, उसके व्यवहार, उसकी रीति नीति से जुड़ी हुई होती है। तीसरा कार्य होता है कार्मिक पक्ष का कार्य। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों के मध्य मानवीय संबंधों की महत्वपूर्ण व्याख्या करता है। पर्यवेक्षक के पास अधीनस्थों को काम लेने होता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त मानवीय संवेदनाएं भी होनी चाहिए। एच निसेन ने पर्यवेक्षक की निम्नांकित कार्मिक पक्ष के कार्य बताए हैं। अपने पद के कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा ज्ञान हो, उसको कार्य की योजनाएं बनाना, अधीनस्थों में कार्य का विभाजन करना, प्रत्येक को उस कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना, कार्य प्रणाली, नियमों, कार्यविधियों में सुधार करना, स्वयं का ज्ञान और सूचना कौशल को निरंतर बढ़ाए रखना, अधीनस्थों को प्रशिक्षित करना, अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाना, संगठन की नीति और अधीनस्थों को अवगत कराना, और संगठन की संरचना उद्देश्य क्या है, कोई परिवर्तन आए हैं तो उनके बारे में अधीनस्थों को जानकारी देना। कहने का मतलब सहकर्मियों अधीनस्थों के साथ सहयोग और मानवीय आधार पर सहयोगात्मक तरीके से कार्य करना इनका प्रमुख कार्मिक पक्ष बताया है एच निसेन महोदय ने। अच्छे पर्यवेक्षक क्या है? एक अच्छा पर्यवेक्षक के क्या गुण होने चाहिए? एक जेएम पिफनर ने अच्छे पर्यवेक्षक के 8 गुण बताए हैं, जिसमें वो ये कहता है कि अच्छा पर्यवेक्षक वही होता है जो महत्वपूर्ण रूप से कार्य के स्वरूप का पूरा ज्ञान हो, व्यक्तिगत योग्यता हो, अध्यापन की क्षमता हो, सामान्य अपेक्षा हो, आचरणीय या नैतिक व्यवहार अच्छा हो, साहस और धैर्य हो, उसी प्रकार से उसमें एक प्रशासनिक कौशल हो, जिज्ञासा हो, बौद्धिक क्षमता हो। ये जो जेएम पिफनर ने 8 गुण बताए। इसी प्रकार से
प्रोफेसर हाल्से ने अच्छे पर्यवेक्षक के लिए 6 गुण बताए, जिनमें कार्य एवं सभी मामलों में पूरी जानकारी हो, जिसको परिपूर्णता कहते हैं, औचित्य हो, यानी निष्पक्ष और न्यायप्रिय सहानुभूति हो, साहस और आत्मविश्वास हो, यानी पहल करने की शक्ति हो, लोगों को कार्य कराने की कला हो, यानी कि चतुराई हो, कर्तव्य आदर्शों में रुचि रखने से भरपूर हो, यानी कि उत्साह पूरा हो, और भावनात्मक नियंत्रण, यानी कि कार्यकारी कार्यों को निष्पादन सभी कार्यों को निष्पादन करने के लिए उच्च स्तर पर पदासीन पर्यवेक्षक के लिए आवश्यक है कि वो सभी कार्यों को ढंग से अधीनस्थों के सहयोग से करवाया जा सके। हाल से लिखते हैं कि कई बार यह सिद्ध हो चुका है कि सामान्य बुद्धि और ईमानदारी से लोगों की सेवा के इच्छुक व्यक्तियों में पर्यवेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं। आवश्यक तकनीकें सिखाई जा सकती है और उनके प्रयोग की विद्या को अभ्यास के द्वारा स्थायी बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि जो अन्य संगठनात्मक व्यवहार और प्रयोगों के माध्यम से पर्यवेक्षी गुणों का विकास किया जा सकता है। धन्यवाद।